नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हिंदू विधि की इस वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आनुषंगिक वैवाहिक उपचार, एंसिलरी मैट्रिमोनियल रेमेडीज। आनुषंगिक अर्थात सहायक। आज हम पढ़ेंगे सहायक वैवाहिक उपचार। इससे पहले जो हमने वैवाहिक उपचार पढ़े वो इस प्रकार है। इससे पहले हमने सेक्शन 9 में पढ़ा था रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुअल राइट्स, दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापना। हमने पढ़ा था सेक्शन 10 में जुडिशियल सेपरेशन, न्यायिक पृथक्करण। और हमने पढ़ा सेक्शन 13 में डाइवोर्स अर्थात विवाह विच्छेद। तो जो हिंदू विवाह अधिनियम में जो विवाह के संबंध में जो प्रत्यक्ष उपचार है, जो प्रमुख उपचार है, वो ये निम्न है, सेक्शन 9, 10 और 13 में दिए हुए हैं। इसके अलावा पक्षकार इन वैवाहिक उपचारों के अलावा साथ साथ में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 से लेकर 27 तक सहायक वैवाहिक उपचार भी प्राप्त कर सकता है, जो इस प्रकार है। अंतरिम भरण पोषण, ये है हो गया मेंटेनेंस, पेंडेंटिलाइट अर्थात वादकालीन भरण पोषण। पेंडेंटिलाइट का अर्थ होता है ड्यूरिंग लिटिगेशन। दूसरा है स्थायी निर्वाह एवं भरण पोषण, परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस। धारा 26 में है संतानों की अभिरक्षा, कस्टडी ऑफ चाइल्ड। एंड धारा 27 में है संपत्ति का वहन, डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये जो चार प्रमुख धाराएं हैं वो आनुषंगिक वैवाहिक उपचार प्रदान करती है। तो इन जो चारों धाराओं के बारे में हम ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। जो धारा 24 है वो बोलती है कि वाद लंबित रहते भरण पोषण और कार्यवाहियों के वे, यहाँ पर दो शब्द है, वाद लंबित रहते हुए भरण पोषण एवं कार्यवाहियों के वे। तो इस धारा का उद्देश्य यह है कि एक पक्षकार आर्थिक रूप से अगर वो कमजोर है तो वो ये नहीं कि वो अपना वाद न्यायालय में प्रमुख तरीके से उठा नहीं सकता। तो यहां पर जो दूसरा पक्षकार होता है वहां पर न्यायालय उसके ऊपर लायबिलिटी डालता है कि आप इस दौरान दूसरे पक्षकार को इतनी आर्थिक मदद दोगे कि वो अपना जो वाद है उसको डिफेंड कर सके एवं वो स्वयं का भरण पोषण कर सके। तो जहां की इस अधिनियम के अधीन होने वाली किसी कार्यवाही में न्यायालय को यह प्रतीत हो कि यथास्थिति पति या पत्नी, यहाँ पर दोनों को शामिल किया है, पति या पत्नी, की ऐसी कोई स्वतंत्र आय नहीं है जो उसके संभाल और कार्यवाही के आवश्यक व्ययों के लिए पर्याप्त हो, वह पति या पत्नी के आवेदन पर, यहाँ आवेदन कोई भी कर सकता है, जो भी पक्षकार कमजोर है वो आवेदन कर सकता है। तो उनके आवेदन पर न्यायालय यह आदेश दे सकेगा कि अर्जीदार को कार्यवाही में होने वाले व्यय तथा कार्यवाही के दौरान प्रति माह ऐसी राशि प्रदान करे जो अर्जीदार की अपनी आय तथा प्रत्यर्थी की आय को देखते हुए न्यायालय को युक्त प्रतीत हो। अर्जीदार की अपनी आय एवं प्रत्यर्थी की आय। तो न्यायालय यहाँ पर एक तरफा बर्डन नहीं डालता किसी पक्षकार पर, न्यायालय दोनों पक्षकारों की स्थिति एवं हैसियत को देखता है, दोनों पक्षकारों की स्थिति एवं हैसियत को देखता है। साथ में न्यायालय दावेदार की युक्तियुक्त आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखता है। युक्तियुक्त आवश्यकताएं कैसे? जैसे भोजन, कपड़ा, दवा,
रहना, शिक्षा आदि। तो ऐसी कुछ आवश्यकताएं जो जीने के लिए आवश्यक हो, उनको भी न्यायालय पर्याप्त मात्रा में उनको ध्यान में रखेगा। इसके अलावा क्या रखेगा न्यायालय ध्यान में? दावेदार की आय। दावेदार की आय को भी न्यायालय यहां पर कंसीडर करेगा। एवं विपक्षी की आय। एवं साथ में विपक्षी के द्वारा भरण पोषण पाने वाले सदस्यों की आय। भरण पोषण पाने वाले सदस्यों की आय। तो इस तरह न्यायालय इन बातों का ध्यान में रखेगा। उनको हम वापस रिपीट कर लेते हैं। दावेदारों की स्थिति एवं हैसियत देखेगा, दावेदार की युक्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखेगा, दावेदार की आय, विपक्षी की आय एवं विपक्षी द्वारा भरण पोषण पाने वाले सदस्यों की आय। यहां पर एक लीडिंग केस है जो कि जसवीर सिंह सहगल, जसवीर सिंह सहगल बनाम जिला जज देहरादून। ये केस है 1997 का, सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस में न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय दिया। इसमें धारा 24 के अंतर्गत, यहां पर धारा 24 की विस्तृत व्याख्या भी न्यायालय ने की। इसमें क्या हुआ कि पत्नी ने इस वादकालीन भरण पोषण धारा 24 के अंतर्गत अपने पति से भरण पोषण की मांग की और साथ में अपने ऊपर आश्रित अविवाहित बेटी के लिए भी भरण पोषण की मांग की, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उचित ठहराया और पति को इस बात का निर्देश दिया कि वह अपनी पत्नी एवं बेटी को वादकालीन भरण पोषण प्रदान करे। इसके अलावा एक क्लोज ये जोड़ा गया था विवाह विधि संशोधन अधिनियम 2001 में जो संशोधन हुआ उसके अंतर्गत ये जोड़ा गया। इसमें कहा कि परंतु कार्यवाही का व्यय और कार्यवाही के दौरान ऐसी मासिक राशि के भुगतान के लिए आवेदन को यथासंभव पत्नी या पति जैसी स्थिति हो नोटिस की तामील से 60 दिनों में निपटाएंगे। नोटिस की तामील होने के कितने दिनों बाद? 60 दिनों के भीतर भीतर निपटाएंगे। धारा 24 की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर इसमें अगर कोई पक्षकार, एक भी अगर पक्षकार अगर वैवाहिक अपराध का दोषी है, वैवाहिक अपराध का दोषी है, तो भी उसको इस धारा के अंतर्गत रिलीफ प्राप्त होगा। अगर कोई एक पक्षकार है जो मान लो कि वो जारतापूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा है, तो उसको इस धारा के अंतर्गत अयोग्य नहीं ठहरा सकता, अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। वो इसके अंतर्गत भरण पोषण लेने का अधिकारी होता है, क्योंकि धारा 24 का जो उद्देश्य है वो केवल और केवल इतना ही है कि एक पक्षकार को या ऐसे पक्षकार को आर्थिक सहायता मिल सके जो दूसरे पक्षकार पर आश्रित हो। यह है धारा 24। अब हम अगली धारा पढ़ेंगे, वो है धारा 25, स्थायी निर्वाहिका और भरण पोषण, परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस। तो इस धारा के अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन अधिकारिता का प्रयोग कर रहा कोई भी न्यायालय डिक्री पारित करते समय या उसके पश्चात किसी भी समय यथास्थिति पति या पत्नी द्वारा इस प्रयोजन से किए गए आवेदन पर यह आदेश दे सकेगा कि प्रत्यर्थी उसके भरण पोषण और संभाल के लिए ऐसी कुल राशि का मतलब स्थायी निर्वाह का, अगर हम इसको एक साथ भी राशि दी जा सकती है, अथवा ऐसी मासिक अथवा कालिक राशि, मतलब वो राशि मासिक भी हो सकती है या वार्षिक भी हो सकती है, जो प्रत्यर्थी को अपनी आय और अन्य संपत्ति को यदि कोई हो, आवेदक या आवेदिका की आय और अन्य संपत्ति को यदि कोई हो, आवेदक या आवेदिका की आय और अन्य संपत्ति को तथा पक्षकारों के आचरण और मामले की अन्य परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय की न्याय संगत प्रतीत हो, आवेदक या आवेदिका के जीवन काल से अनधिक अवधि के लिए संदत करे
ऐसा कोई भी संदाय यदि वह करना आवश्यक हो तो प्रत्यर्थी की स्थावर संपत्ति पर भार द्वारा प्रतिभूत किया जा सके। सीधा सीधा धारा 25 की उपधारा एक ये बोलती है कि जो परमानेंट एलिमनी अर्थात एक साथ भी हम राशि को संदिग्ध कर सकते हैं या इसको हम मासिक या वार्षिक आधार पर भी दूसरे पक्षकार को दे सकते हैं, और दूसरे पक्षकार को तब तक दे सकेंगे उसके जीवन काल के दौरान उसको मिलेगा जब तक कि उसकी परिस्थितियों में परिवर्तन न हो जाए। परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाने के पश्चात ये जो आदेश है वो स्वतः ही निरस्त हो जाता है। तो धारा 25 के लिए आवश्यक क्या है? धारा 25 के लिए आवश्यक ये है कि धारा 9 से लेकर 13 के अधीन वैवाहिक उपचार की डिक्री पारित होनी आवश्यक है। अगर धारा 9 से लेकर धारा 13 के अधीन अगर कोई वैवाहिक उपचार की डिक्री पारित नहीं है तो इस धारा के अधीन कोई भी स्थायी निर्वाहिका या भरण पोषण नहीं मिलेगा। उपधारा 2 कहती कि यदि न्यायालय का समाधान हो जाए कि उसके उपधारा 1 के अधीन आदेश करने के पश्चात पक्षकारों में से किसी की भी परिस्थितियां परिवर्तित हो गई है तो वह किसी भी पक्षकार की प्रेरणा पर ऐसी रीति से जो न्यायालय को न्याय संगत प्रतीत हो, किसी भी पक्षकार की प्रेरणा पर ऐसी रीति से जो न्यायालय को न्याय संगत प्रतीत हो ऐसे किसी आदेश में फेरफार कर सकेगा या उसे उपांतरित अथवा विखंडित कर सकेगा। परिवर्तन कैसे? परिवर्तन इस तरह की कि जब भरण पोषण देने वाले व्यक्ति की परिस्थिति में ही परिवर्तन हो गया, अर्थात उसके वित्तीय दायित्व अत्यधिक बढ़ गए हैं या उसकी आय में बहुत ही ज्यादा कमी हो गई है या उसके जो वित्तीय दायित्व है वो कम हो गए और उसकी आय में अत्यधिक वृद्धि हो गई है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय डिक्री में संशोधन कर सकेगा। या जो भरण पोषण पाता है जो व्यक्ति, उसकी परिस्थिति में परिवर्तन हो गया हो, ठीक है, उसकी आय समाप्त हो गई हो या उसकी आय बढ़ गई हो, अर्थात उसको कोई नौकरी मिल चुकी हो या उसके आय के साधन बन गए हो, तो न्यायालय को अगर उचित प्रतीत होता है तो वो आदेश में परिवर्तन कर सकता है। या भरण पोषण जो प्राप्त करता है उसने पुनर्विवाह कर लिया हो तो न्यायालय ये डिक्री रद्द कर देगा। तो ये सब चीजें न्यायालय अपने आप न्यायालय के ध्यान में कौन लाएगा? कोई भी पक्षकार। उपधारा 3 क्या कहती है? यदि न्यायालय का समाधान हो जाए कि पक्षकार ने जिसके पक्ष में इस धारा के अधीन कोई आदेश किया गया है, अर्थात जो भरण पोषण प्राप्त कर रहा है, पुनर्विवाह कर लिया है, या यदि ऐसी पक्षकार पत्नी है तो वह सत्यव्रता नहीं रह गई है, और या ऐसा पक्षकार यदि पति है तो उसने किसी स्त्री के साथ विवाह बाह्य मैथुन किया है, अन्य शब्दों में हम बोलते हैं कि पति ने जारता पूर्वक जीवन यापन किया है, तो दूसरे पक्षकार की प्रेरणा पर ऐसे किसी आदेश को ऐसी रीति में न्यायालय न्याय संगत जो समझे तो ऐसे आदेश को परिवर्तित, उपांतरित या विखंडित कर सकेगा। अगली जो महत्वपूर्ण धारा है वो है अपत्यों की अभिरक्षा। तो इस धारा के अंतर्गत अपत्य अर्थात चाइल्ड, तो इसमें लिजिटिमेट और इलिजिटिमेटेड, वैध एवं अवैध दोनों प्रकार के बच्चों पर न्यायालय अपना आदेश जारी कर सकेगा। तो बच्चों की अभिरक्षा, भरण पोषण, शिक्षा के बारे में समय समय पर न्यायालय अपने आदेश दे सकेगा या उनमें परिवर्तन कर सकेगा। और इसका भी जो परंतु जोड़ा गया है वो भी 2001 में जो विवाह विधि संशोधन अधिनियम आया उसके तहत जोड़ा गया है। परंतु भरण पोषण और अवयस्क बालकों की शिक्षा संबंधित आवेदन लंबित कार्यवाही में या ऐसी डिग्री प्राप्त करने को यथासंभव प्रत्यर्थी पर नोटिस की तामील से 60 दिनों में निपटाएगा। न्यायालय नोटिस की तामील होने के पश्चात 60 दिनों के भीतर इसकी लिमिटेशन इस धारा के अंतर्गत सेट है। और इस धारा में न्यायालय केवल एक ही बात का ध्यान रखेगा, वो है अपत्य का कल्याण ही सर्वोपरि होगा, कल्याण ही सर्वोपरि होगा। हिंदू आवश्यकता एवं संरक्षकता अधिनियम की धारा 13 में भी यही बताया गया है कि अपत्य का कल्याण ही सर्वोपरि होगा। न्यायालय जो बच्चा है उसका कहाँ पर उसकी अच्छी उचित देख रेख हो, कहाँ पर उसका कल्याण हो, तो इन सब बातों को न्यायालय
ध्यान में रखिएगा। जो आनुषंगिक व्ययिक उपचारों की जो अंतिम धारा है वो है संपत्ति का वयन। इस अधिनियम के अधीन होने वाली किसी भी कार्यवाही न्यायालय ऐसी संपत्ति के बारे में दी गई हो और संयुक्त पति और पत्नी दोनों की हो, डिक्री में इसे उपबंध कर सकेगा जिन्हें वो न्याय संगत और उचित समझे। तो ध्यान रखना, यहाँ पर जो भी संपत्ति है वो पति या पत्नी के संयुक्त स्वामित्व में होनी चाहिए, संयुक्त स्वामित्व में होनी चाहिए। और यहाँ पर ध्यान रखना कि जो पत्नी को विवाह के समय जो उपहार, जो ज्वेलरी वगैरह जो भी मिले, वो उस पर जो स्त्री होती है उसकी वो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होती है, वो उसका स्त्री धन है, उसके संबंध में उसी के पास सारे अधिकार होते हैं। तो यहाँ पर हम उस स्त्री धन की बात नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो पति और पत्नी के पास जो जो संयुक्त संपत्ति है, जो विवाह के समय या विवाह के आसपास के समय उनके पास आई हो, उस संपत्ति पर न्यायालय अपना निर्णय देगा। तो इस तरह आज हमने आनुषंगिक वैवाहिक उपचार पढ़े हैं। आनुषंगिक वैवाहिक उपचार धारा 24 से लेकर धारा 27 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में उपबंधित है, जो अंतरिम भरण पोषण, स्थायी निर्वाह एवं भरण पोषण, संतानों की अभिरक्षा और संपत्ति का वयन, ये एग्जाम के हिसाब से भी काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आप इनको जरूर से एक बार ध्यान से पढ़िएगा। धन्यवाद।